हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट ईयर का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है राज्य स्वायत्तता की मांग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं कि राज्य स्वायत्तता होता क्या है। राज्यों की स्वायत्तता से हमारा अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसके अंतर्गत राज्यों के आंतरिक मामलों में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप न हो और संविधान द्वारा प्रस्तुत विषयों पर राज्य सरकारों को अपनी सत्ता के प्रयोग करने का अधिकार हो, जिससे कि राज्य अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू कर सके। अन्य शब्दों में, राज्यों को अपने क्षेत्राधिकार में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने का अधिकार प्राप्त होना ही राज्य स्वायत्तता कहलाता है। आपको यहाँ से इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो विषय राज्यों को दिए गए हैं ना, जब आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर था कि राज्यों को राज्य सूची में कितने विषय शामिल है। इस तरह से तो राज्य सूची में जितने विषय शामिल है ना, यहाँ पर ये बात की गई है कि उनको उनके क्षेत्राधिकार में केंद्र सरकार हस्तक्षेप ना करे, राज्य अपना काम पूरी स्वतंत्रता से करे और अपने जन कल्याणकारी योजना और कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू कर सके। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी डिमांड के इसकी मांग, क्या क्या मांग है, क्या कह रही है राज्य सरकारें। ओके, इसके बारे में काफ़ी सारी मांगें की गई है। सबसे पहले की यहाँ मांग की गई है इसकी, भारतीय संघ को राज्यों का परिसंघ घोषित किया जाए। जो राज्य है उसे क्या किया जाए, राज्यों का परिसंघ घोषित किया जाए। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की व्यवस्था समाप्त की जाए। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं कि जो विधेयक होते हैं कुछ, उनके पारित करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है। तो अब इन्होंने मांग की है कि स्वीकृति जरूरी नहीं होनी चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी पूरी तरह से राज्य सरकारों के अधीन होने चाहिए। जैसे IAS, IPS बड़े बड़े पोस्ट पे जो अधिकारी होते हैं, उनकी जो है वो केंद्र सरकार उनका सिलेक्शन करते हैं। पिछले चैप्टर में पढ़ा था आपने, और वही उनकी जो इनकम है वो फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि राज्य सरकारों के अधीन होने चाहिए, ना कि केंद्र सरकारों के। कुल राष्ट्रीय राजस्व का 75% भाग राज्यों को दिया जाना चाहिए। ओके, राज्यसभा को विशेष शक्तियाँ देने वाला अनुच्छेद 249 समाप्त किया जाना चाहिए। इसके बाद में है, राज्य को कर लगाने और वसूलने का अधिकार दिया जाना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए और राज्यसभा में 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों का समान प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। ओके, संविधान के अनुच्छेद 200 व 201 को समाप्त किया जाना चाहिए। आज का आपका अपना होमवर्क क्या है कि आप ये देखोगे कि सबसे पहले कि 249 अनुच्छेद में क्या कहा गया है, जिसे कि समाप्त करने की बात करें। यहाँ पर 200 और 201 अनुच्छेद जो है उनको समाप्त करने की बात करें, तो ये अनुच्छेद क्या है, इसमें क्या है, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, ये आज आपका होमवर्क है। इसके बाद में राज्य स्वायत्तता की मांग के कारण क्या क्या है। अब ये मांग कर रहे हैं, मांग होने के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न भी तो होते हैं ना, तो यहाँ पर भी कुछ रीज़न है। तो सबसे पहला रीज़न क्या है कि संसद की विधि निर्माण की अधिकाधिक शक्तियाँ। हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ रखा है ये कि जो संसद है उसके पास विधि निर्माण है, जो लॉ मेकिंग पावर्स होती है, वो अधिक किसके पास है, संसद के पास है, राज्य के पास वो नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि राज्यों ने शिकायत की है कि संविधान के द्वारा विधि निर्माण के विषय में संसद को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या राज्य सूची में शामिल विषयों की संख्या से कहीं अधिक है। आपको पता है कि राज्य सूची में कितने विषय है और संघ सूची में कितने विषय है। दूसरा क्या है कि इन्होंने कहा है कि यदि समवर्ती सूची में शामिल किसी विषय पर संसद और कोई राज्य विधानमंडल
परस्पर विरोधी कानून बना देते हैं तो इस स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होता है। ये भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून है यहाँ पर लागू नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर भी पावर संसद के पास आ गई। ओके, तीसरा क्या है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति सौंपी गई है। अब देखो जो 66 यहाँ पर विषय दिए गए हैं राज्य को कि आप इन पर कानून बनाओगे, उन पर भी कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण संसद कानून बना देगी। अब इनकी पावर और कम हो गई। चौथा क्या है कि संविधान द्वारा अवशेष शक्तियाँ राज्यों को नहीं बल्कि केंद्र को सौंपी गई है। ओके, स्पष्ट है कि विधि निर्माण के क्षेत्र में राज्यों की शक्तियाँ बहुत ही सीमित है। यही कारण है कि जो राज्य है ये अधिक शक्तियों प्राप्त करने की मांग करते रहते हैं। उसके बाद में है राज्यपाल की नियुक्ति और भूमिका। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल की भूमिका क्या होती है ये आप सभी को अच्छे तरह से पता है। तो अब इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब ऐसी स्थिति में राज्यपाल राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की भूमिका कम और केंद्र के अभिकर्ता की भूमिका अधिक निभाता है। अधिकतर मामलों में केंद्र सरकार राष्ट्रपति से राज्यपाल के पद पर किसी दलीय व्यक्ति की नियुक्ति करती है और इस विषय में राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह तक नहीं लेती। राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो जाने के बाद इस प्रकार का व्यक्ति केंद्र में सत्तारूढ़ दल के हितों को ध्यान में रखकर ही फैसला लेगा, न कि राज्य के पक्ष में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि राज्यों के सीमित वित्तीय साधन। वित्तीय साधन कौन से होते हैं? फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ओके, संविधान द्वारा राज्यों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, वे बहुत कम हैं कि राज्य अपने विकास योजनाओं और कार्यक्रमों को पूरा नहीं कर सकती। ऐसे में राज्यों को केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है और यही रीज़न है कि राज्य कहते हैं कि हमें ये जो वित्तीय साधन है ये उपलब्ध करवाया जाए ताकि हम पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अपने राज्य का कल्याण और सामाजिक विकास के कार्य कर सकें। क्षेत्रीय दलों का उद्भव। चौथे आम चुनाव 1967 से पहले भी क्या था कि भारत में अनेक क्षेत्रीय दल थे, लेकिन देश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व था। चौथे आम चुनाव के बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व समाप्त हो गया, जिसके कारण 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ। इन सरकारों के गठन में क्षेत्रीय दलों की भूमिका विशेष थी। राज्यों में सत्तारूढ़ होने के बाद क्षेत्रीय दलों ने राज्यों की स्वायत्तता की मांग प्रस्तुत की, क्योंकि ये केंद्र सरकार से इनके राजनीतिक समीकरण अच्छे नहीं थे। सीधी सी बात है, जो हमारी केंद्र सरकार है वो कांग्रेसी थी और यहाँ पर राज्य सरकारें 8 राज्यों में ऐसी सरकारें आई, कौन सी? गैर कांग्रेसी सरकार। अब इनकी पार्टियां अलग अलग हो गई तो इनके अंदर राजनीतिक इनके जो समीकरण है, राजनीतिक विचार है, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि हमें राज्य को स्वायत्तता मिलनी चाहिए। ओके, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि इनका सिलेक्शन कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। इनकी वेतनमान और सेवा शर्तें कि क्या क्या शर्तें होंगी, ये सारी की सारी केंद्र सरकार निर्धारित करती है। ओके, लेकिन ये काम जो है राज्य के उच्च प्रशासनिक पदों पर कार्यरत होते हैं, जैसे कि IAS, IPS, IFS। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि राज्यों को इन अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण के विषय में शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो ये अधिकारी राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी हो जाएंगे और राज्यों के विकास में पूर्ण योगदान दे सकेंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय नियोजन। राज्य स्वायत्तता की मांग के लिए नियोजन भी जिम्मेवार है। भारत में केंद्रीयकरण नियोजन का सिद्धांत अपनाया गया है। यहाँ संपूर्ण देश के लिए नियोजन का कार्य योजना आयोग द्वारा किया जाता है, जिसका पदेन सभापति देश का प्रधानमंत्री होता है और उपसभापति व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत में न तो राज्यों को अपने विषय में नियोजन का अधिकार होता है और न ही विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए इनके पास कोई पर्याप्त साधन होते हैं। ओके, सारी की सारी पावर किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। ओके, नेक्स्ट है कि संसद को राज्यों के गठन की शक्ति। संसद की राज्यों के गठन की शक्ति। संविधान के द्वारा ना
केंद्र को नए राज्यों के गठन और जो अब राज्य है उनकी विभाजन की शक्ति प्रदान की गई है। तो ऐसे में क्या होता है कि राज्य सरकारों की इच्छा के विरुद्ध जाकर केंद्र सरकार जो है किसी राज्य को विभाजित करके नए राज्य की स्थापना कर सकता है। ओके, या फिर जो राज्य है उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में राज्य अधिक शक्तियों की मांग करने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है कि संसद की राज्यों के हो गया हमारा ये। ओके, पृथक सांस्कृतिक पहचान कायम करने की अभिलाषा। हमें पता है कि हमारे देश में विविधता देखने को मिलती है। यहाँ पर अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग वेशभूषा धारण करने वाले, अलग अलग खान पान के लोग यहाँ पर हैं। उदाहरण के लिए उत्तर भारत है, उसकी संस्कृति दक्षिण भारत की संस्कृति से बिल्कुल ही अलग है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो राज्य सरकारें हैं वे ये सोचते हैं कि राज्यों को अगर पूरी तरह से स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी तो वे राज्य अपने अलग से सांस्कृतिक पहचान कायम रखने में सफल हो जाएंगे। ओके, उसके बाद में है कि राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। भारत में राज्यसभा को लोकसभा के कंपेयर में बिल्कुल ही कम शक्तियाँ प्राप्त है, लेकिन इसे कुछ ऐसी शक्तियाँ अवश्य प्राप्त है जो लोकसभा के पास नहीं है। यह संसद को अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बनाने और 312 अनुच्छेद के तहत किसी नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। लेकिन भारत में राज्यों को राज्यसभा में जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। ऐसे में क्या है कि राज्यसभा में कुछ बड़े राज्यों का ही वहाँ पर क्या होता है, आधिपत्य होता है, क्योंकि यहाँ राज्यसभा के सदस्य दलीय आधार पर निर्णय लेते हैं। इस स्थिति में छोटे राज्यों की स्वायत्तता की मांग किया जाना भी स्वाभाविक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि अनुच्छेद 356 जो है उसका दुरुपयोग। अब अनुच्छेद 356 जो है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल की रिपोर्ट पर या फिर किसी अन्य स्रोत से यह सूचना मिलने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, राज्य सरकार को भंग करके राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। स्वतंत्र भारत का संवैधानिक इतिहास यह बताता है कि इस अनुच्छेद का प्रयोग कम और दुरुपयोग अधिक किया जाता है। मीन इसका प्रयोग कम किया जाएगा और इसका दुरुपयोग ज़्यादा किया जाएगा, क्योंकि अनेक बार राज्य सरकारों के पास स्पष्ट बहुमत होते हुए भी राज्यपालों ने राज्य सरकारों को भंग करने की सिफारिश केंद्र से की है। ओके, हमारी ये मांग क्यों कर रहे हैं हमें अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि क्यों ये अलग अलग राज्य जो है ये मांग कर रहे हैं। अब हम इसके आगे ये देखेंगे कि ये मांग करें इसके पक्ष में तर्क क्या क्या है। कुछ लोग, जब आपको पता है कि कोई भी डिमांड करेंगे तो कुछ लोग उसके पक्ष में तर्क देंगे, कुछ उसके विपक्ष में तर्क देंगे। ओके, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके पक्ष में क्या क्या हम मानते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, राज्य को स्वायत्तता मिलनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो राज्यों की स्वायत्तता की मांग स्वतंत्रता की मांग नहीं है, बल्कि यह देश के संघात्मक ढांचे के अंतर्गत राज्यों के समुचित अधिकारों की मांग है। इसलिए इससे देश के विघटन के लिए कोई भी खतरा नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद में है कि राज्यों के कार्य में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। आर्थिक नियोजन और ग्रामीण विकास संबंधी इनके बढ़ते हुए कार्यों की दृष्टि से इन्हें वित्तीय मामलों में केंद्र पर आश्रित नहीं होना चाहिए। ओके, राज्यों की स्वायत्तता की मांग इसलिए भी उचित है क्योंकि राज्यों के स्वायत्त हो जाने पर केंद्र को राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करने से अनुदानों की प्रक्रिया जो है और उसकी शैली को लेकर किए जाने वाले भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। राज्यों की स्वायत्तता भारत में सच्ची व वास्तविक संघात्मक व्यवस्था कायम करने में कारगर सिद्ध होगी। वर्तमान समय में राज्यों की स्थिति नगर पालिकाओं जैसी है, क्योंकि इन्हें राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार पूरी तरह से प्राप्त नहीं है। राज्यों की स्वायत्तता की मांग को स्वीकार करने से एक लाभ यह भी होगा कि राज्यों के स्वायत्तवासी बन जाने के बाद इनके अंदर उत्तरदायित्व की भावना पैदा हो जाएगी। जैसे कि हम पर भी कोई डिसीजन छोड़ दिया जाता है कि ये काम आप अपनी तरफ से ही खुद ही करोगे, तो हम क्या करेंगे कि हम अपना उत्तरदायित्व और अच्छी तरह से निभाते हैं। ओके, तो ऐसा हो जाने पर क्या है कि अपनी आय के स्रोतों का भी पता लगाएंगे कि राज्य हमारी आय के और क्या क्या स्रोत है,
और इनके लिए हमें केंद्र पर निर्भर रहना भी हम छोड़ देंगे। ओके, अब इसके विपक्ष में तर्क भी कुछ देख लेते हैं कि विपक्ष में क्या क्या तर्क है। इसमें प्रमुख तर्क तो ये है कि इस मांग को स्वीकार करने से देश में अराजकता और विघटन की ओर हमारा देश चला जाएगा। परिणाम स्वरूप न तो भारतीय संघ की संप्रभुता रहेगी और न ही राज्यों की स्वायत्तता। ओके, राज्यों को स्वायत्तता प्रदान कर देंगे ना, तो इसका एक परिणाम यह भी होगा कि इससे राज्यों में तानाशाही सरकारों की स्थापना हो जाएगी। राज्यों की स्वायत्तता की मांग इनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता की मांग का प्रथम सोपान है। आज यदि राज्यों की स्वायत्तता को स्वीकार कर लिया जाएगा तो कल ये पूरी तरह से स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता की मांग करने लगेंगे। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों और उनके नेताओं द्वारा राज्यों की स्वायत्तता की मांग एक सोची समझी राजनीतिक चाल प्रतीत होती है। इस मांग के द्वारा कुछ तत्व अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों की पूर्ति करना चाहते हैं। ओके, राज्यों की स्वायत्तता का समर्थन करने वाले राजमन्नार समिति के सुझाव भारतीय संविधान की आत्मा को ही बदल डालेंगे। ये एक समिति थी राजमन्नार। ओके, यदि इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए न्याय, नियोजन, विदेशी मुद्रा आदि सब कुछ राज्यों के हाथों में सौंप दिए जाएंगे तो इन राज्यों का दर्जा स्वाधीन राज्यों से कम नहीं रह जाएगा। उसके बाद यदि जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को निश्चित करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को सभी राज्यों पर लागू कर दिया जाएगा तो यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इनसे कैसी स्थिति उत्पन्न होगी। इसका अंदाजा जम्मू कश्मीर राज्य की वर्तमान स्थिति से अच्छी तरह से लगाया जा सकता है, जहां अनुच्छेद 370 के रहते हुए भारतीय संसद का कोई भी कानून मान्य नहीं है। स्पष्ट है कि राज्यों की स्वायत्तता की मांग को स्वीकार करना राज्यों की विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक कानूनी अड़चन बन सकता है। राज्यों की स्वायत्तता की मांग को एक ऐसी स्थिति में स्वीकार करना और भी अधिक हानिकारक हो सकता है जबकि भारत के अपने पड़ोसी राज्य विशेषकर पाकिस्तान और चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं। भारत में राज्यों की स्वायत्तता विशेषकर सीमांत राज्यों की स्वायत्तता का लाभ ये राज्य उठा सकते हैं और देश के टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं। भारत की आंतरिक परिस्थितियां भी राज्यों की स्वायत्तता प्रदान करने के अनुकूल नहीं है। ऐसे में जब देश की सांप्रदायिकता के दौर से गुजर रहा है तो और जब किसी न किसी राज्य में हर सप्ताह कोई न कोई विस्फोट हो जाता है तो राज्य की स्वायत्तता प्रदान करने की बात तर्क संगत प्रतीत नहीं होती है। आई होप आपको आज का चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने जो आपको होमवर्क दिया है वो भी आप मुझे सेंड करेंगे।